नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुश्किलों की शुरुआत तो 4 जून को जब नतीजे आए थे तब से ही हो गई थी। जो अपेक्षा थी नतीजों की, परिणामों की, लोकसभा चुनाव 2024 में वैसे परिणाम नहीं आ पाए। 240 पे ही गाड़ी अटक गई। 370 या उसके पार का एक दावा था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर 370 या उसके पार जाएगी और एनडीए 400 पार पहुंच जाएगी। चूंकि प्री पोल अलायंस था तो ठीक है, एनडीए की सरकार बन चुकी है। प्रधानमंत्री जी का पद संभाले नरेंद्र मोदी जी को अब तीसरी पारी में 1 महीने का समय पूरा हो गया है। कठिनाइयां ऐसी हैं कि विपक्ष ने जमकर घेर रखा है। लगातार उन सवालों को विपक्ष पूछ रहा है जो देश भी जानना चाहता है। अब बैसाखियों पर टिक कर, 2 बैसाखी हैं, टीडीपी, जेडीयू, इनकी बैसाखी और बाकी और भी हैं जो एनडीए के धड़े हैं। वो सब अपना अपना हिस्सा, अपना अपना अंश मांगने का क्रम शुरू कर रहे हैं। और हो ये रहा है कि जो बैसाखियां हैं वो कहीं ना कहीं जो बाहें हैं, कोने हैं, उनमें चुपती सी नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी मॉस्को का दौरा किया है, वे ऑस्ट्रिया होके आए हैं। और जैसा संसद में हमने, विपक्ष ने जो धारदार सवाल उठाए थे, इंडिया ब्लॉक और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जो अंदाज था, जो प्रश्न उन्होंने पूछे थे, उसका जवाब नहीं आया था। और ना तो संसद में ना सड़क पर दे ही नहीं रहे प्रधानमंत्री जी लंबे वक्त से। उन्होंने मॉस्को में पहुंचकर जब भारतवंशियों से मिले तो अपनी पीठ थपथपाई। अब 56 इंच का जो सीना उनका था, जो मोदी 1 मोदी 2, वो सिकड़ा हुआ था, सिकुड़ चुका था, पहले ही सिकुड़ गया था जब चुनाव के नतीजे आए थे। और इसके बाद जब से विपक्ष ने हमले शुरू किए हैं, धार जो उसकी है, उसे मिली है जो विपक्ष को, तो जो सवाल वो पूछ रही है, जैसा मैंने कहा, उनके जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब मोदी जी ने यह जरूर कहा है कि उनके डीएनए में चुनौती को चुनौती देना विद्यमान है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि विपक्ष तो सवाल पूछ ही रही थी, जनता जवाब चाहती है सरकार से, प्रधानमंत्री जी से। अब इस बीच जो बैसाखियां हैं, उन बैसाखियों में जो झंझनाट हो रही है, कहीं वो कपकपा भी रही हैं। और अब इस मोदी 3 का पहला बजट आना है, निकट है, निकट आ रही है तारीख बजट की। इसके पहले उठ गई है वो आवाज जिसकी संभावनाएं जतलाई जा रही थी कि आखिर ये जो चाहे टीडीपी हो या फिर जेडीयू हो, चुप क्यों है। आज बिहार से आवाज उठी है, स्पेशल पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा। और जब बिहार से उठी है तो आंध्र प्रदेश भी शायद पीछे ना रहे। तो जो दिक्कतें हैं, कठिनाइयां हैं, हम जो कह रहे हैं वो निरंतर बढ़ रही हैं। दौरे आप विदेश कर लीजिए, हो आइए, लेकिन अब असली परीक्षा, अग्नि परीक्षा डीएनए को लेकर होनी है। आप राष्ट्र प्रेम आपका कैसा रहता है। प्रधानमंत्री जी की जो कुर्सी है, जो उन्हें बहुत बहुत प्यारी है, जो वो छोड़ना नहीं चाहते थे, नहीं चाहते हैं, वो तो 2047 तक का कार्यक्रम बनाकर बैठे हुए हैं। तो अब जब ये आ रहा है असली परीक्षा का वक्त, तो वो डीएनए कैसा क्या काम करेगा, वो चुनौतियां जो अब हैं अपने खुद के घर से, वो उसके सामने कैसे पेश आएंगे। क्या जो 208 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है देश, वो सर्वोपरि होने वाला है। ये बैसाखियां हैं, उन्हें मजबूती प्रदान करेंगे प्रधानमंत्री जी। और तमाम चुनौतियां, तमाम कठिनाइयां और जो सारे हालात हैं, इन सब पर जो हमारी ये 6 बजे की नियमित बहस होती है, इस पर बातचीत करने के लिए चलेंगे एक विशेष पैनल के पास। खास पैनल हमारे इस कार्यक्रम में रोज होता है और जुड़ गया है खास पैनल। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट श्री अरुण दीक्षित साहब हैं, हमारे साथ हैं दिनेश कुंवर साहब हैं, विनय ठाकुर साहब हैं, और साथ साथ हमारे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर ओपी मिश्रा साहब, ओम प्रकाश मिश्रा साहब। हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करेंगे सर। और जैसा मैं शुरुआत करते हुए कहता हूं कि ये जो पैनल है हमारा, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, इनसे हमारे दर्शक भिज्ञ हैं, आपको निरंतर सुनते हैं। आप लोग
अपने अपने क्षेत्र के पारंगत लोग हैं, दीर्घ अनुभव पत्रकारिता का है, तो जो विश्लेषक है उनका अपना विश्लेषण का लंबा एक वक्त उन्होंने गुजारा है, उसको देश की राजनीति और भी जो विषय रहते हैं उन पर आपकी सबकी बड़ी गहरी तीखी पकड़ होती है और पूरे देश पर आप निगाह नजर रखते हैं और बात करते हैं, बेबाक करते हैं, शानदार करते हैं। दिनेश, शुरुआत में आपसे करता हूं। आज जो स्थितियां हैं, साहेब चौतरफा गिरे हुए हैं, वो बतलाने की कोशिश कर रहे हैं 240 पे टिक गई है गाड़ी, लेकिन वो जब से सत्र शुरू हुआ था, वो पहला सत्र संसद का 18वीं लोकसभा का समाप्त हो चुका है, वहां सारा का सारा दृश्य जो बना था देश ने देखा है। कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अभी हमारी वो गाड़ी पीछे नहीं रही है, हम तो आज भी उतनी ही ताकतवर हैं। वो 56 इंच का सीना या वो छाती नहीं ठोकी इस बार उन्होंने, ना ही उन्होंने एक अकेला सब पर भारी जैसा जो हर बार जुमला वो 2 टर्म में हमने उनका सुना देखा बोलते थे। क्या कहिएगा, ये जो हालात बने हैं, परिस्थितियां हैं और अब आपको घर से ही चुनौतियां मिल रही हैं, तो वो जो डीएनए की बात साहेब करते हैं, क्या वो डीएनए चुनौती को चुनौती देने वाला? क्या कुछ देख रहे हैं, क्या पा रहे हैं, क्या आपका आकलन इस सब पर है? दिनेश जी अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। आज आपने मुझे मौका बहुत जल्दी दे दिया और इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन आप मैं थोड़ा सा पीछे हटूंगा। इलेक्शन के रिजल्ट्स आप जब आपने देखे हैं और सारी चीजों को आपने ऑब्जर्व किया, इंटरेस्टिंग पहलू कहाँ है इस इलेक्शन का। 130 सीट्स अपोजिशन ने लेस देन 2000 से हारी और 56 सीट्स ऐसी हैं जो रूलिंग ने लेस देन 2000 से हारी हैं। तो अगर मैं उन दोनों को अलग से रख दूं तो 74 सीट्स ऐसी हैं जो झटका दे और बड़ा लगा सकती थी। थोड़ी सी मेहनत अगर वहां पर और हो जाती। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने बहुत राइटली कहा कि अगर दीदी वाराणसी से चुनाव लड़ जाती तो आज प्रधानमंत्री शायद ना होते। तो ये एक बहुत बड़ा टिल्ट है, बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस पूरे इलेक्शन, उस इलेक्शन का जो सारा का सारा जस्ट है। और उसकी वजह से जो ये खड़े हो गए बैसाखियों पर, और अब वो बैसाखियां भी लगी हैं लड़खड़ाने, तो मुश्किल तो सामने आनी है ना। ये चाहे अब राहुल गांधी का जो ओपनिंग डायलॉग था पार्लियामेंट में, उसमें वो सिर्फ उस वक्त तक इंतजार करते रहे और अपनी क्या बोलते हैं उसको धड़कनों को संभाले हुए थे जब तक उन्होंने वो हिंसक वर्ड जिसको इन्होंने मैनिपुलेट किया, और उस वर्ड को इतना मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं थी। लोग समझते हैं, जानते हैं और देख भी रहे हैं कि देश में हो क्या रहा है। अभी इनकी इंटेंशन और कंटेंशन दोनों ही डाउटफुल है। मुझे नहीं मालूम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। वो अभी लेट दैट बी इन द हाइबरनेशन। अभी दीदी ममता बनर्जी क्या करेंगी, उनके बारे में भी हमें सोचना है। तो जो स्थितियां हैं, अब कम से कम इतना तो है कि ये जो तानाशाही थी उस पे अंकुश तो लगेगा, और वो लग गया है। आप देख रहे हैं कि वो जिस तरीके से राहुल गांधी आए दिन अब इनकी बखिया उधेड़ रहे हैं। अब ये सिर्फ उसको क्या बोलते हैं उसको टांके लगाने का काम शुरू हो गया। तो कब तक बचेगा, कब तक चलेगा, किस तरीके से किस दौर में आगे चलेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मसला अब ये है कि देश की जनता जाग चुकी है। अब आप उसे बरगला नहीं सकोगे। जो पिछले 10 साल आपने पहले एक तरफ तो जनता को बरगलाया और अपने सहयोगियों को ठगा। ये जो बात आपको बताऊं कि इनके साथ जो भी गया वो ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। वो कहावत इनके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। अरुण सर बहुत बार इस चीज पे स्मरण कराते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। जी प्लीज आप कंटिन्यू। वो बात इनकी बिल्कुल सही है। तो ये अब वो दिन लद गए हैं कि ये अपनी मनमर्जी करेंगे और जो भी इनके मन में आएगा वो देश में। इनको तो सबक उस जो किसान आंदोलन में सीखने को मिला था उससे भी इन्होंने वापस नहीं लिया।
जो अयोध्या, फैजाबाद और आसपास की 6-7 सीटों के ऊपर जो इनका हशर हुआ है, उनसे भी अभी अभी तक इनको नहीं समझ में आ रहा है। और हालत तो उस दिन बड़ी हैरत हुई कि पहली बारिश और रामलला का मंदिर टपकने लग जाए, इससे ज्यादा फजीहत और इससे ज्यादा करप्शन का लेवल कहां देखने को आपको मिला है। आपकी बिल्कुल पहली बारिश, जिन जिन सड़कों को आप सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से, स्पेस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, ये शब्द थे उनके कि हमने अयोध्या में स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाई हैं, हमने स्पेस टेक्नोलॉजी से वहां पर बिल्डिंग्स खड़ी की हैं। वो स्पेस टेक्नोलॉजी अब खड्डे में उतरती नजर आ रही है। इनका जो जो स्पेस क्राफ्ट है ना सर, उससे इतना बड़ा खड्डा हो रहा है वहां अयोध्या में, उसके गिरने से। अभी तो बरसात शुरू हुई है, आज अभी आगे आगे देखिए कि होता है क्या। ये तो आगाज मोहब्बत है, अंजाम मोहब्बत क्या होगा ये तो आगे देखने को मिलेगा। हालत बिल्कुल क्या है, बिल्कुल। लोग इतने खफा हैं। और क्यों खफा है? इसलिए खफा नहीं है कि आपने मंदिर क्यों बनाया, वो इसलिए खफा है कि एक मंदिर बनाने के लिए आपने सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए, आपने सैकड़ों घर तोड़ दिए। और और वो जो बात जिसकी बात कर रहे हैं ना, हमने घर बना के दिए, वो तो प्रधानमंत्री आवास योजना, जो इंदिरा गांधी आवास योजना भी थी पहले मनमोहन सिंह जी के टाइम में, उसके बाद इनके टाइम में शुरू हो गई, वो उस आवास योजना का एक हिस्सा है। उसमें वो लोगों को जो हाउसलेस है, होमलेस है, लैंडलेस है, उनको वो चीजें देनी है। लेकिन जो मुआवजा दिया जाना है, 1-1, 2-2 लाख रुपए की बात इन्होंने करी। और दिनेश वो जी, सब मैं लौटता हूँ आपके पास, दोबारा आता हूँ मैं, बिल्कुल। मैं एक, क्योंकि मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु जी रास्ते में रुके हुए हैं, आप ऑन वे हैं, मैं दोबारा आपके पास बिल्कुल लौटूंगा, क्योंकि सुधांशु जी ने मुझसे कहा था कि मैं कहीं रास्ते में हूं, तो उन्होंने मेरी इल्तिजा नहीं को नहीं मानते हुए रुके हैं। मैं जी, मैं डॉक्टर सुधांशु कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा, और उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाल लिया चलते रास्ते में, आभार है। डॉक्टर साहब, हम लोग आज बात कर रहे हैं कि मोदी मोदी साहब के समक्ष जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां बहुत सारी हैं। विपक्ष तो जो कह दे रहा है वो दे रहा है, जनता, देश का जो है, देश की जनता जवाब जो मांग रही सो मांग रही, वो देते नहीं है। अब घर से भी कहीं ना कहीं कठिनाइयां पैदा होने का क्रम शुरू हो गया, और हम खास बात आज जो कर रहे हैं वो है आने वाला बजट, जिसमें अब बिहार से आज आवाज उठ गई है कि विशेष पैकेज या हमें विशेष राज्य का दर्जा। हम थोड़ा सा छोटा छोटा करेंगे तो सब लोगों का वक्त भी आएगा, ज्यादा मिलेगा, और इसी में फोकस रहे, जो उनके समक्ष जो परेशानियां अब घर से उत्पन्न हो रही हैं। क्या आप, जो वो कहते थे 56 इंच का सीना एक अकेला सब पर भारी, और तो जो उनकी अब मनोस्थिति क्या होगी, एक वो मोदी 1, मोदी 2 वाले मोदी और मोदी 3 वाले मोदी, जिन पर बहुत सारा दबाव निरंतर है, और अब घर से जो चुनौती मिल रही, वो भी कह रहे थे मास्को में कि मेरे तो डीएनए में चुनौती को चुनौती देना लिखा है, विद्यमान है। आपकी प्रतिक्रिया डॉक्टर सुधांशु? हाँ, एक प्लेयर है युवराज सिंह, आप लोगों ने नाम वर्ल्ड कप जितवाया था, वो उनका एक डायलॉग बिल्कुल बड़ा फेमस था कि जब तक बल्ला चलता है तब तक ठाठ है। तो मोदी जी जब तक जीत रहे थे तब तक ठाठ था, जो चाह रहे थे वो कर पा रहे थे। जब हारने लगे हैं तो वो ठाठ खत्म हो रहा। अब वो चुनौतियां तो मिलेंगी ना, सारी चीजें। देखिए क्या है अभी लगातार क्योंकि पूरी राजनीति, भारतीय राजनीति खास करके नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद पूरी राजनीति परसेप्शन की हो गई, और परसेप्शन की राजनीति में 2014 से लेके लगभग 2019, 20, 22 तक मोदी जी जो है अपने डिफरेंट उनके जो गोदी चैनल्स हैं सोशल मीडिया पे, उनका जो उनके लोगों का जो रहता था परफॉर्मेंस, उसकी वजह से उन्होंने अपनी एक बड़ी अच्छी छवि बना रखी थी। जो आपने जहाँ सारे डायलॉग बोले कि 56 इंच का सीना और एक अकेला सब पे भारी, वो सब क्रिएटेड था, उसमें रियलिटी कितनी थी वो सबको पता है। तो अब उसमें दरकन शुरू हो गई है, और उसको जो विपक्ष आज के दिन बड़े शानदार तरीके से चुनौती दे रहा है। और दूसरा चीज याद करिए, इन्हीं के जो आरएसएस का पत्र है, उसमें जब छपना शुरू हो गया कि नरेंद्र मोदी जी राज्यों में चुनाव जिताने के लायक नहीं रहे, ये तो हम सब ने जानते हैं। और अब दूसरा चीज ये शुरू हो गया कि भाई केंद्र की राजनीति में भी इनका महत्व घट रहा है। तो अब जो दूसरे लोग हैं वो चुनौती देंगे। तो पहला जो शुरुआत जो हुआ है कि इंटरनली अब इनको चुनौती मिलनी शुरू होगी। देखिए हुआ क्या है, एक चीज और आपको मैं बताऊं, महत्वपूर्ण चीज। अभी तक मोदी जी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मेरे को कुछ नहीं हुआ। जैसे होता है ना, बच्चा कभी चलते हुए रास्ते पे गिर जाता है, जल्दी से खड़ा होकर अपना कपड़ा झाड़ लेता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो गिरा ही नहीं था। तो अभी मोदी जी वो प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे कि सारा जो कैबिनेट बना और फिर ये स्पीकर ये का वाला चुनाव ये हुआ, वाला सारी ये चीजों में वाला उन्होंने ये ये दिखाने की कोशिश की कि मैं पीछे नहीं जाऊंगा। सुधांशु जी माफी चाहता हूँ। ये उदाहरण तो उन्होंने राहुल को दिया था जब वो संसद में जवाब दे रहे थे कि देखो चींटी मर गई। आज उसी से गुजर रहे हैं खुद। कंटिन्यू करिएगा प्लीज।
तो उसका इस वो चीजें सर है। अब क्या है कि चूंकि ये तो तय है कि भाई आप बैसाखी पे बनी हुई सरकार है, और जो लोग हैं मान आप चाहे वो चंद्रबाबू नायडू है चाहे नीतीश कुमार, इन दोनों की विश्वसनीयता भारतीय राजनीति में किस तरह की है वो सबको पता है, कब कहाँ चले जाएंगे। और एक का नहीं है कि केवल नीतीश जी को आप पलटू राम मत कहिए, दूसरे भी उसी तरह के हैं। उनका भी 2019 में पूरा मूवमेंट खड़ा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी तो जो जी को हटा के जान लेना है, और आज उनके साथ खड़े हैं। तो वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको जहां पर सुविधाजनक स्थिति लगेगी, उनके पार्टी का हित होगा, उनके संगठन का हित होगा, वो जाएंगे, उसमें उन देर नहीं लगाएंगे। चूंकि मुझे लगता है कि अभी उनके कैलकुलेशन में ये लग रहा है कि भाई जिस तरह से 240 सीट है, तो अभी शायद अगर वो चले भी जाएंगे इंडिया गठबंधन की तरफ तो सरकार बनेगी नहीं बनेगी। मुझे लगता है दूसरी एक चीज और भी हो रही हो कि नीतीश जी और मतलब नायडू जी आपस में एक दूसरे पे कितना भरोसा करेंगे, तभी तो चीजें बनेंगी। तो वो सारे संकट आने हैं, वो आएंगी चीजें धीरे धीरे। माहौल जैसे मान लीजिए कि जो अभी बिहार ने अपने तरफ से रख दिया कि भाई हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए, तो चंद्रबाबू नायडू सारे मिनिस्टर से मिलकर गए हैं और अपनी मांगे रख कर गए हैं, और उनको ये दिखाना पड़ेगा। चूंकि परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर अगली, क्योंकि वो पहली बार भी एक बार वो बने हैं और बुरी तरह से हारे, उनको याद ही होगा वो सारी चीजें। तो ये जो गठबंधन के दल हैं ये तो चुनौती देंगे। तो दूसरा तो एक तो हो गया इंटरनल, दूसरा हो गया जो इनके जो संगठन है साथ के। और दूसरी चीज और एक बता दूं, जो 8 या 9 लोग महाराष्ट्र वाले हैं, आप ये मानकर चलिए विधानसभा चुनाव के बाद जब महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जब होगा और उसके जब परिणाम विपरीत आएंगे, जो हो सकता है इंडिया गठबंधन के खिलाफ जैसा वहां पर माहौल दिख रहा है, तो उसके बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 9 के 9 उसी शिंदे जी के साथ और उनके साथ रह पाएंगे, अजीत पवार के साथ, ये कहना भी मुश्किल है। तो एक तो वहां पर आप देखिएगा वो बदलाव होगा। मैं आपको एक चीज और भी कह रहा हूँ, बिहार में भी जो 2025 का जब विधानसभा चुनाव अगर जिस समय होता है, ये सब लोग अनुमान लगा रहे हैं कि उसके बाद देखना पड़ेगा कि नीतीश जी कितना एनडीए के साथ रहते हैं या फिर कोई और दूसरा रास्ता वो अपनाते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें वो देखने को उनको मिलेगी। और फिर अंतिम बात जो है कि जो विपक्ष मजबूत हुआ है, और खाली मजबूत हुआ है ये तो संख्या बल पे मजबूत हुआ ही है, जो राजनीति सड़क पर करनी है उसमें भी मजबूती दिख रही है। और आप देखिए पीडीए जो है लगातार पीडीए अखिलेश जी अपना पीडीए के ऊपर काम कर रहे हैं, अभी वृक्षारोपण करवाया और वो खत्म नहीं हो रहा। एक होता है कि चुनाव जीत गया और विपक्ष जो है अब शांत हो गया, ऐसा नहीं है। नहीं है, लगातार बिल्कुल। नेता जो है सड़कों पर है। महाराष्ट्र में अलग तैयारी चल रही है, अभी जाहिर है यात्रा, दूसरी एक यात्रा शुरू होने वाली है। चुनौतियां जो है आपको नरेंद्र मोदी जी को झेलनी है। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई जो चीजें घट रही हैं, जिस तरह के जो सत्ताएं बदल रही हैं डिफरेंट, फ्रांस में, ब्रिटेन में, भारत के लिहाज से पॉजिटिव निगेटिव वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन एक नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री के रूप में है वो वही अंडरस्टैंडिंग दोबारा बना पाएंगे। वो हमने देखा है बाइडन और उसके संदर्भ में जब ये गए थे वहां अमेरिका में सरकार बनाने के, अब की बार ट्रम्प सरकार और ट्रम्प हट गए, तो उसके बाद वहां से किस तरह का पर्सनल जो ये दिखाते हैं, ये चीजें हम एज ए इंडियन नहीं कहना चाह रहे, लेकिन ये सब प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है कि भाई मैं ये जो अमेरिका और इंडिया का रिलेशन है जी, वो अमेरिका और इंडिया का नहीं है, नरेंद्र मोदी और वहां के राष्ट्राध्यक्ष का रिलेशन ये प्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूँ। तो वो सारी चीजों पर भी इनको चुनौती मिलने वाली है। और आप देखिए कि कहाँ गए हैं, सबसे जो एक मतलब जो जीतने के बाद जो पहली मीटिंग करने ये कहाँ पहुंचे, वो भी देख रहे। बार बार हम लोग कहते रहते हैं रशिया का किस तरीके का, रूस में किस तरह का लोकतंत्र है, हम सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है। और ये इनका भी सपना रहा है, ये वाला चुनाव और ये परिणाम, उसके पीछे की वजह ये थी। मैं तो कई जगह ये चीजें कहता रहा हूँ कि भाई रशिया का मॉडल ये लाना चाहते हैं। और आप देखिए कि जो समिट में गए और उसका जो अगर पर्सनल किसी कंट्री के पास जा रहे हैं तो रशिया पहुंचे हैं ये, जबकि उधर जो है यूक्रेन का बयान कितना खतरनाक और किस तरह का बयान आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको अब अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि इनके जो वोटर्स हैं उनमें जो पॉपुलर चीजें चलती थी, वो एक चीज था कि भाई दुनिया में डंका बज रहा है, तो वो दुनिया वाला डंका भी अभी कमजोर पड़ने वाला है, वो भी धीरे धीरे करके मैसेज इनके लोगों तक पहुंचेगा। और दूसरी चीज एक और बता दूं, ये जो अभी हमसे पहले बोल रहे थे हमारे वरिष्ठ साथी, भ्रष्टाचार का जो आरोप, देखिए दो बार प्रयास हुआ विपक्ष की तरफ से, सच्चाई है या नहीं है उसको उस डिबेट में हम ना जाएं। तो एक तो जो डील हुआ है फ्रांस वाली, वो राफेल डील था, उसके ऊपर प्रयास हुआ, और अभी इस इलेक्शन से पहले एक प्रयास हुआ, उसमें सच्चाई है। लेकिन लोकल लेवल पे भ्रष्टाचार हो, ये चीजें नहीं थी। इस बार जो ये अयोध्या और दुनिया भर की, आप देखोगे सोशल मीडिया पटा रहता है, यहाँ पे सड़कें टूट गई, यहाँ पे पुल गिर गया, और ये सबका आरोप अब इनके ऊपर आने वाला है। और ये वाला जो भ्रष्टाचार, क्योंकि देखिए राफेल आम आदमी को शायद समझ में नहीं आएगा,
लेकिन ये सड़क जो टूट रही है, पुल जो गिर रहा है, या इस तरह की जो घटनाएं हो रही, ये भ्रष्टाचार जनता को बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये एक नई चुनौती इनके सामने आने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी छवि बनाई थी कि भाई पिछली सरकारें तो बिल्कुल भ्रष्ट थी और हम एकदम ड्राई ऑनेस्ट हैं, उसके ऊपर भी अब धब्बे लगने शुरू हुए। तो बहुत सारी परेशानियां अभी आ रही हैं इनके सामने। और आप एक चीज देखेंगे, इनका मोरल दिखा जरूर वो रहे हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन अब वो चेहरे पर दिखता है, वो मजबूती और वो जो वाक्पटुता और सारी चीजें हैं। अभी मैं एक आज ऐड देख रहा था, पैर को पैर बोल रहे हैं, पता नहीं कैसे लोगों ने बताया नहीं। अभी एक अभियान चला रहे हैं ये कि भाई सब लोग अपनी माँ के नाम से पैर लगाएं, तो पैर नहीं बोल के पैर बोल रहे हैं, पैर लगाएं। तो ये सारी चीजें अभी रहेंगी सर, ये चुनौतियां हैं इनके सामने। जी शुक्रिया। बिल्कुल, मैं माफी चाहता हूँ, अगली बार पूरे टाइम से। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद करूंगा आपका। आपने बिल्कुल सही कर दिया है कि बहुत सारे रास्ते, और अब ये भ्रष्टाचार पे भी उंगलियां उठने लगी हैं। बिल्कुल ठीक आप है। मैं आगे बढ़ने के पहले एक वो बाइट सुनाता हूं जो आज बिहार में बड़ी चर्चित हो रही है। अशोक चौधरी जो मंत्री हैं नीतीश सरकार में, बीजेपी और जेडीयू की जो या एनडीए की जो वहां सरकार है, क्या कह रहे हैं वो और क्या संकेत हैं, इसके मीनिंग क्या है, मायने क्या है, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। हम सुनते हैं अशोक चौधरी जी को, जो जेडीयू के नेता है और नीतीश कुमार सरकार में इस राज्य का दर्जा मिले, नहीं मिल पाता है तो हमें एक विशेष पैकेज मिले, जिससे कि इन सब योजनाओं में हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो घटे। और किस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा ये तो भारत सरकार तय करेगी, लेकिन हम विशेष पैकेज भी मांग ही रहे हैं, या तो विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज मिले से राज्य का विकास हो सके। ये था। विनय जी, आपके पास आता हूं मैं। ये स्पष्ट है, जो सौदेबाजी है, मतलब अब हमारा हिस्सा, या तो आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष पैकेज दे दीजिए। कैसे इसको देखा या लिया जाए, ये संकेत, या इसको किस तरीके का माना जाए? जो हम चुनौतियों की बात करते हैं, घर से चुनौतियां, कैसे इसको लीजिएगा, कैसे देखिएगा? बेने सर, अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट। संजीव जी, ये बात तो तय है कि जो नीतीश जी बोल करके आए थे कि अब हम कहीं नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे, ठीक है, तो वो एक तरफ है। पर दूसरी तरफ ये जो बयान आया है, इस बयान से ये जाहिर है कि नीतीश जी रहे चाहे इनकी तरफ ही, पर चिकोटी काटना नहीं भूलेंगे और उनको अस्थिर जरूर करते रहेंगे। वो अपनी जो उनकी राजनीतिक जरूरतें हैं, जो आने वाले समय में बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए वो अपना स्पेस बड़ा करने की लगातार कोशिश करेंगे। और अगर वो स्पेस बड़ा हुआ और उनको सहूलियत दिखी तो ये बीच में जरूर पलटी मार सकते, क्योंकि नीतीश जी की जो प्रायोरिटी अभी जो हाल के दिनों में वो दिखी है, वो केंद्रीय राजनीति से ज्यादा वो बिहार की राजनीति उनको लगा है कि वो उसको पकड़ के रखना चाहते हैं, क्योंकि तमाम बातें हुई कि ये केंद्र में चले जाएंगे, इनको सत्ता दे देंगे, उस सबको झुठला करके वो लगातार फोकस उनका बिहार पर है। और एक बात तय है कि भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश सीटों की संख्या में और बिहार शुरुआत करने की, क्योंकि मोदी जी का जब रथ एकदम से अजेय लग रहा था तो कई सारी परिस्थितियों में बिहार ने उस रथ को रोका है, चाहे वो राम मंदिर का आडवाणी जी की रथ यात्रा हो, या फिर जब लग रहा था कि इनका कॉम्बिनेशन हार ही नहीं सकता है, तब उनको बिहार में शिकस्त मिली थी इन दोनों के जरिए। एक बात और जो दूसरी बैसाखी है इनकी चंद्रबाबू नायडू की, हाँ टीडीपी की, तो चंद्रबाबू नायडू निश्चित तौर पर वो जो अपना प्रोजेक्शन करते हैं, वो राजनीति से ज्यादा अपने आप को वो सीईओ की तरह प्रोजेक्ट करते हैं और वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो एक परफॉर्मर है हर मोर्चे पर। तो राजनीति उनके लिए मीन्स की तरह है और उनका आइडियोलॉजी जो अंडरपिनिंग्स है वो बाकी वो उसके लिए जो जरूरी है उसके हिसाब से वो चलते हैं। पिछला इतिहास उनका यही कहता है। अभी वो मौके की तलाश में, क्योंकि अभी जितना दबाव उनको वाईएसआर की तरफ से था और वहां से जो वो निकल करके आए, उनके जो कैपिटल का जो प्रोजेक्ट है वो सब के लिए उनको चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू ने जो है उनके साथ जो पुष्टि मार्गीय राजनीति अपना ली है कि मोदी जी जो कहेंगे जहां जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे। उनकी जरूरतें हैं, वो रहेंगे थोड़ी देर, लेकिन
जो बाकी इनका जो आलोक वाला जो आभा मंडल था वो जरूर भरभरा करके टूट रहा है। जो उनके मेन नैरेटिव्स थे, एक तो इनका गुजरात मॉडल था कि ऐसी समृद्धि होगी कि आप जो वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वाली चीज भूल जाएंगे, सबको इतना मिलेगा कि आपको कोई शिकायत नहीं। तो वो गुजरात मॉडल फेल हो गया। उसके बाद जो इनका जो कल्चरल नेशनलिज्म का जो मॉडल था, जिन्होंने राम को खड़ा किया, अयोध्या मथुरा काशी का, उसमें जो ये जनता के सामने जो इनका सबसे जो ब्राइट मॉडल कहें वो राम मंदिर, वही ढह गया। तमाम टेक्नोलॉजिकल चीजें और वो उसमें कहीं ना कहीं ये दरार आ गई कि इनकी बातें जो है वो हवाबाजी और जमीन पर इनकी ईमानदारी नहीं। ये इनके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि भाजपा की जो बढ़त जो हुई थी, जहां से इस बिंदु से आगे बढ़ना इन्होंने शुरू हुआ था, वो यही था कि चाल, चरित्र और चेहरा। अब ये तीनों ही चीजें भाजपा के पास से जा रही है, और उसके बाद जो इनके पास जो एक मॉडल था, जो जिसको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, जो डिविजिव पॉलिटिक्स रिलीजन के नाम पे, उसका जो जोर है वो लगातार घटता है। और जो चीजें ये दिखा रहे थे, अभी उन्होंने ठीक ही कहा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिस हिसाब से ये अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे, इन्होंने ऋषि सोनक को इतना हिंदू बनाया कि बेचारे की उधर मिट्टी पलीद हो गई। अब वो कंजर्वेटिव पार्टी के हेड रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे पता नहीं। उसी तरह मैक्रो और तमाम लोगों की बात है। एक बात तय है कि दुनिया में हर जगह जो नीचे से जो दबाव है, तो आपको जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, उसको आपको दुरुस्त करना ही पड़ेगा। आप जितनी भी आइडियोलॉजिकल बातें कर लें, अगर आप वो नहीं करेंगे तो उसकी आपको सजा मिलेगी। और उस दबाव में देखिए कि तमाम पार्टियां जो सेंटर की ओर खिसक रही, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, उनकी जो पॉलिसी है वो लगभग एक ही जैसी। तो अभी फिलहाल जो मोदी जी की जो मुश्किलें हैं वो ये है कि विपक्ष को वो खामोश नहीं कर सकते। संवैधानिक रूप से उनके पास में दर्ज है, संख्या उनके पास में इतनी जरूर है, जैसे हम लोग जिसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं, क्रिटिकल मास उनके पास आ गई है। अब वो सड़क पर भी और संसद में भी अपनी आवाज बुलंद तौर पे रख सकते। और कहीं ना कहीं जो पहले हम लोग को ये महसूस हो रहा था, जो विपक्ष जो है वो लूज कर रही है स्ट्रेटेजिक इनसाइट पे, वो कहीं ना कहीं वो लौटता हुआ लग रहा है कि विपक्ष इस चीज को भांप रहा है कि अब ये मूव क्या होगा और हमको क्या मूव करना है। तो तमाम वो उसमें वो पिछड़ते मालूम पड़ रहे हैं। तो इसीलिए मोदी जी जो भले वो रामायण में जो एक उदाहरण आता है कि युद्ध का माहौल था और रावण जो था वो जाकर के पर्वत पर वो मृदंग बजा रहा था, वही हालत मोदी जी की है कि वो जो डीएनए की बात जितनी भी करे, पर ये बात ये है कि वो जो भव्य जो मंदिर खड़ा किया गया था उसमें दरारें पड़ गई है और देवताओं पर से विश्वास उठ रहा है। संजीव जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल मुश्किलें जो हैं वो निरंतर बढ़ रही हैं, कठिनाइयां बढ़ रही हैं। आप दिखाने की कोशिश कुछ भी कीजिए, वो छुप नहीं पाएगा और बहुत देर दूर तक नहीं चल पाएगा। जो हालात हैं आपको जवाब देना होगा। ओम प्रकाश जी, मैं आपके पास आता हूं। आपसे ये जो आप विश्लेषक के नाते पूरी जो स्थितियां हैं, इनका कैसा आकलन आपका है? क्या आप इसको, आपका अनुभव क्या कहता है कि जो मतलब उंगलियों पर नचाया करते थे, आज वो नाचते बिखरते तकलीफ में नजर आ रहे हैं, बैसाखियां डगमगा रही हैं। कैसे पार होगी नैया अभी जब ये हालात है? अभी तो 30 ही दिन हुए हैं कुल मिलाकर। क्या कहिएगा आप ओम प्रकाश जी? अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिएगा। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और यह उनको अच्छी तरह से पता है, जो जिस नैतिक और जिस राजनीतिक और जो संख्या जरूरी था वहां से डेफिसिट है। और आज बीजेपी के काफी लोग ये भी मानने लग गए हैं जो उस मोदी जी के नेतृत्व में बाद की जो चुनावें होंगी वो नहीं लड़ी जा सकती। मोदी जी भी यह जानते हैं, पर मोदी जी के साथ दिक्कत क्या है, जो वो बिजनेस एज यूजुअल ये प्रिटेंड कर रहे हैं
ये जो प्रिटेंशन है उनका, वो देश हित में नहीं है। मोदी जी यदि, देखिए हम लोग में से काफी हम लोग मोदी जी के समालोचक हैं, पर बात तो ये है जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में संख्या उनके साथ है, कोलिशन गवर्नमेंट उन्होंने फॉर्म किया है, तो वो यदि खुलकर ये बात को जब खुद जानते हैं, सामने आके खुलकर बोलते और उस हिसाब से कोलिशन गवर्नमेंट में जो आपकी राजनीतिक संतुलन होता है और ये निगोशिएशन होता है, तो उसको करने के लिए दूसरी तरह की दक्षता चाहिए। आज नीतीश कुमार जी और लोक जनशक्ति पार्टी, यहाँ तक कि एक पार्टी ये हमारे मांझी साहब की बिहार के, तो 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वहां आंध्र प्रदेश में 16 टीडीपी और 2 पवन, ये जो 36 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो ये तो इकोनॉमिकली प्रेशराइज करेंगे ही, निश्चित निश्चित। तो कभी कभी ये सिचुएशन होता है जो आपको ऑपोजिशन का भी हेल्प आप ले सकते थे। देखिए सारे दुनिया में कोलिशन गवर्नमेंट चलती है, ये तो मोदी जी ने और हमारे देश में चली है ना। पीवी नरसिम्हा राव को फुल मेजोरिटी नहीं थी, और कोलिशन गवर्नमेंट वाजपेयी जी ने चलाई है। नरसिम्हा राव का अंदाज और था और मोदी जी का जो राजनीति करने का अंदाज, वाजपेयी जी ने भी चलाया है, एक बार तो 13 दिन का, एक 13 महीने का, 4.5 साल का भी चलाया है, और मनमोहन सिंह ने भी चलाया है। इशू ये है जो ये एक्चुअली बिजनेस एज यूजुअल दिखाने के चक्कर में ये देश हित में काम नहीं कर रहे, देश हित में इनकी प्रधानमंत्रित्व काम नहीं कर रही है, और इसके काफी सारे बिंदु हैं जिस पर रोशनी डाला जा सकता है। पहली बात तो यह है, जो देखिए जो कुछ भी कारपेट के अंदर था, करप्शन या डिससैटिस्फैक्शन विद इन द बीजेपी रैंक, या शायद आरएसएस के साथ भी कुछ नॉन कॉन्सेंसस, ये कारपेट के ऊपर चला आएगा। दूसरी बात यह है जो आज आप ख्याल करके देखिएगा, भारतवर्ष के हर एक जगह पे हर एक दिन कुछ ना कुछ खुलासा हो रहा है जो कि पहले नहीं आ रहा था, क्योंकि सरकार की जो पकड़ है वो दुर्बल हो गई है, मोदी जी का कद घट गया है, राज्यवारी इलेक्शन में काफी जगह पीछे चले गए हैं, और जो कुछ जगह जहां नई सरकार बनी है, जैसे कि राजस्थान में, यहाँ पर बेड़ा गर्क होने ही वाला है। बंगाल में जहां इतना आशा कर रहे थे, वहां पर 7 लोकसभा की सीट कम गई है। जहां झारखंड में 11 लोकसभा की सीट, 13 लोकसभा की सीट थी, इनके 12 प्लस 1 था, तो अभी वो जाके वो 7+1 हो गया, 8+1 हो गया है। तो इस तरह के जो हालात हैं, तो इसमें सशक्त जो नेतृत्व वाला उन्होंने ढोंग रचा हुआ, तो वो चालू नहीं रहेगा। और अभी 2 बार विदेश गए, ये दोनों बार, देखिए विदेश दौरा हमेशा महत्वपूर्ण होता है देश के लिए, किंतु इस बार का भी जो विदेश दौरा है, ये बेसिकली डोमेस्टिकली अपने आप को मजबूत करने का एक तरह का, एक आप कह सकते हो जो गलत नियत से किया गया है। इस देश में सबसे बड़ा अन्याय जो मोदी शासन में हुआ है, वो ये है जो देश में अपने आप को मजबूत करने के लिए विदेश नीति का भयंकर तरीके से विदेश नीति को ग्रहण किया गया, अपनाया गया है, जो कि देश हित में बिल्कुल नहीं है। आपने कहा जो राष्ट्र प्रेम, मोदी जी में राष्ट्र प्रेम नहीं है। राष्ट्र प्रेम यदि होता तो वो कभी बता सकते हैं जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, एक ही मैप में हम लोग रख पाए हैं ना। केरल और नागालैंड एक ही मैप में है ना, बंगाल और आंध्र प्रदेश एक ही मैप में है ना, उत्तराखंड और असम एक ही मैप में है ना। ये तो संवैधानिक जो व्यवस्था है, और वो इसके खिलाफ है। उन्होंने आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझा ही नहीं। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, उन्होंने समझा ही नहीं। इसीलिए 1 इलेक्शन, 1 लीडर, 1 एग्जाम, 1 लैंग्वेज, 1 रिलीजन, इसके चक्कर में वो पड़े हुए थे, पर अभी भी वहां से बाज नहीं आ रहे। तो इसकी बहुत बड़ी कीमत
हमें देश को चुकानी पड़ रही है। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ज्यादा चर्चा बाहर नहीं हुई है, एकदम 30 सेकेंड में। अभी 1 साल से भी ज्यादा समय पश्चिम बंगाल में जो उनके साथ यहाँ की गवर्नर की लड़ाई चल रही थी, स्टेट गवर्नमेंट भी था पक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने अभी परसों दिन ऐसा जजमेंट दे दिया है जो राज्यपाल की अब कोई ज्यादा भूमिका ही नहीं रहेगी। तो हालात बदल रहे हैं। इन्होंने जिस तरह से स्ट्रैंगुलेशन करने की कोशिश की थी, जो कि देश के खिलाफ था, राष्ट्र प्रेम की परीक्षा आप बोल रहे, ये राष्ट्र प्रेमी ही नहीं थे कभी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने आपने शायद ध्यान नहीं दिया। हमने उसको राष्ट्र प्रेम को कोर्ट में है, वो कोर्ट में राष्ट्र प्रेम है, जो वो कहते कुछ है करते कुछ है। मैंने वो उसमें आप दोबारा नजर डालिएगा तो आपको आ जाएगा। अरुण सर, क्षमा चाहूंगा, आपके पास आखिरी में इसलिए है कि पूरा का पूरा जो निचोड़ है, एक निचोड़ का निष्कर्ष हम निकल कर आ पाए, और डीएनए को उनका जो डीएनए चुनौती को चुनौती देना उनका स्वभाव में नहीं है। अगर आप देखिए 3 टर्म उनका गुजरात का जो सीएमशिप का रहा, खुला खेल था, बिल्कुल बड़ा नंबर पूरा था, कहीं कोई मैं और मैं जो आप हमेशा कहते हैं, वही चीज मोदी 1 मोदी 2 में थी। मोदी 3 पूरा बदला हुआ दौर है, हालात बिल्कुल बदले हैं, वो भले ही कोशिश करें। अब जो घर से भी चुनौती मिलने का क्रम शुरू है, जिसपे हमारा पूरा फोकस है, आपने बिहार के वो सुना, वो बिना नीतीश कुमार जी के बयान आया होगा, संभव नहीं है। और दूसरा, टीडीपी भी अपना भले खुल के नहीं, लेकिन वो भी अपना जो उसे चाहिए या जो उसके पीछे पूरा का पूरा सपोर्ट छुपा है या दिया जा रहा है, उसमें नियत है सारी चीजें। ओवरऑल पर आपकी प्रतिक्रिया, टिप्पणी सर। अरुण सर अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट। संजीव जी, सभी मित्रों की बातचीत सुनी और मैं कहता हूं इसको 3 हिस्सों में बात करते हैं। सबसे पहले लोकसभा, संसद के भीतर मोदी जी ने आपाधापी में एक नया भवन बनवाया, हजारों करोड़ जनता की कमाई का पैसा उड़ा दिया। पुराना संसद भवन हमने देखा, हम पत्रकार के तौर पर लोकसभा राज्यसभा की दीर्घाओं में रहे हैं। सबसे पहले उस सदन के भीतर जब मोदी 3 आया है, तो मोदी 3 की एक टांग कटी हुई है, उसमें कट लगा हुआ है, पट्टियां बंधी हुई हैं, वो लंगड़ी उसके साथ आए हैं। जो पिछले सत्र में इन्होंने किया था, पिछले 5 साल में इन्होंने, वही लोकसभा अध्यक्ष हैं। पर वो लोकसभा अध्यक्ष इस बार इनके काम उस तरह से नहीं आ पाएंगे, और ये पिछले दिनों देख भी लिया। हालांकि अब सामने राहुल गांधी पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं, उनकी मदद के लिए पीछे अखिलेश खड़े हैं, उनके साथ महुआ मोइत्रा खड़ी हैं। महुआ मोइत्रा के साथ जो सदन में हुआ था वो आप और हमने सबने देखा है। वो महिला सदन के भीतर, नरेंद्र मोदी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि बैठ के उसका बयान सुन लेते। और जब पूरे देश ने देखा था ये राम को लाए हैं, और राम को लेकर के जिस तरह का पूरा एक नाटक किया गया पूरी दुनिया के सामने, उस राम को नाटक का प्रमाण बैठे हैं अवधेश प्रसाद जो सामने बैठते हैं पहली रो में। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अयोध्या की तस्वीर दिखाते हैं वो। तो सबसे पहला बदलाव यह है कि सदन के भीतर अब नरेंद्र मोदी की मनमानी नहीं चलेगी, उनको सुनना पड़ेगा। और यह सदन के भीतर हुआ। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष आसंदी पर नहीं थे, लेकिन महुआ मोइत्रा ने अपनी पूरी बात कही है, और पूरी दम के साथ कही है, ताकत के साथ बोली है वो। तो पहला सबसे बड़ा असर यह है कि नरेंद्र मोदी को सदन के भीतर चुनौती मिली है। अब वो चाहकर भी, उन्होंने ओम बिरला जी को अध्यक्ष बनवा लिया है, लेकिन ओम बिरला जी की पहली जो प्रस्तुति रही कि वो 90 डिग्री के एंगल पर झुके, वो सदन में उठ गई। तो वो सब अब शुरू हुआ है जो मोदी जी कभी झेल नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी चीज यह है कि जब आप जिस मोर्चे से, जिस हथियार से खेलते हैं, अभी हम लोग सभी लोग जानते हैं, कहा जाता है कि सपेरा सांप के काटने से मरता है, तैराक पानी में डूब के मरता है, और कलाबाज जो जिसको कहते हैं रस्सी पे करतब दिखाता है, वो गिर के मरता है। अक्सर ये होता है। नरेंद्र मोदी का गुब्बारा किसने फुलाया था? गोदी मीडिया तो अपनी जगह था, लेकिन सोशल मीडिया ने फुलाया था। जी। राहुल गांधी ने एक बयान कोट किया था जो नरेंद्र मोदी का था, आलू और सोने को लेके। सौभाग्य से मैं उस जिले से आता हूं, उत्तर प्रदेश के, जहां सबसे ज्यादा आलू होता है, और मैं 64वें साल में हूं जीवन के। मैंने हर साल हर चुनाव में
ये सुना है कि हाँ आलू के लिए करेंगे, कभी नहीं हुआ। तो वही बात इन्होंने कही थी कि आलू के लिए वो नरेंद्र मोदी का भाषण उसको एडिट करके और डाल दिया राहुल गांधी के ऊपर, खूब चला, क्योंकि पूरा ट्रोल आर्मी और पूरा सिस्टम जो था सोशल मीडिया का वो मोदी जी के साथ था। अब क्या हो रहा है, आज ये हो रहा है कि ये जो बोलते हैं वो सच पूरा जो है सोशल मीडिया दिखा रहा है। रूस में कैसे कैसे भाव थे जब ये गले लगा रहे थे, तब पुतिन के क्या भाव थे। दुनिया क्या सोच रही है कि भाई एक बड़ी संख्या में, चीन को छोड़ दीजिए, ज्यादातर देश जो कुछ हो रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में 2 साल से ज्यादा हो गए, उसमें किसके साथ है? यूक्रेन के साथ है। वरना पिद्दी सा देश, जरा सा देश, और रूस इतने साल से जीत नहीं पा रहा है। आप डिप्लोमेटिक बात होती है तब आप कूटनीतिक बात करते हैं, तब कहते हैं कि हिंसा के खिलाफ है और बात होनी चाहिए। आपका जो मीडिया जो आपके अंगूठे के नीचे चलता था, उसने ये भी चला दिया कि आपके कहने पे युद्ध रुक सकता है। तब आपको जरा सी शर्म नहीं आई कि उस हत्यारे को गले लगा रहे थे आप? दुनिया की नजर में वो हत्यारा है और वो आदमी आपको लेकर क्या भाव है? अब इसे आपका गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन सोशल मीडिया में हर चीज आई। नहीं, वो तो अरुण सर वो इटली वाला भी दिखाया था कि इटली में कितनी देर इंतजार करना पड़ा था जो 7G के लिए पहुंचे। मैं आपको एक कहता, अब जिन लोगों को, दरअसल क्या है, नरेंद्र मोदी की एक आदत है खुद को बड़ा बताने की। आप याद करिए बराक ओबामा जब आए थे, हम और बराक तो ऐसे, अरे आप कहाँ बराक ओबामा और कहाँ आप, कैसे दुभाषिये के जरिए बात होती है। मुझे नहीं लगता कि दोस्ती दुभाषियों के जरिए होती है, हम सब जानते हैं। तो ये जो डंका पीटने की और खुद को आगे करके बात करने की जो आदत है, तो वही सोशल मीडिया अब नरेंद्र मोदी को निर्वस्त्र कर रहा है। उनकी कलई के साथ साथ उनके कपड़े भी उतार रहा है, क्योंकि वो जो बदलने के शौकीन है कपड़े थोड़ी थोड़ी देर में, अब वो चेहरे बदल रहे हैं उनके। हर थोड़ी देर में उनका एक नया वीडियो आता है कि वो क्या बोलते थे, क्या बोला उन्होंने। भाई वो आदमी आपको अपने घर बुला रहा है, तो आप और हम इस देश के सोशल मीडिया पे तो ये सवाल उठा कि चीन का दोस्त है पुतिन, रूस, और चीन आपके घर में घुसा है। गलवान घाटी में हमारे सैनिक मारे गए थे, कोई नहीं भूला है। अरुणाचल में कहां तक पहुंचे हैं, कोई नहीं भूला है। और आपके जवान में चीन का नाम नहीं आता है। वो चीन जो घुस के नेपाल के जरिए आपको धमकी दे रहा है, जो नेपाल आपके भरोसा था आज वो चीन के भरोसे है। ये आपकी विदेश नीति है 10 साल में। आप कहां पहुंचे हो? और आपकी इतनी हिम्मत नहीं, आप गले लगा रहे हो, उसके घोड़े कुत्ते बिल्ली देख रहे हो, दुनिया देख रही कि आप क्या देख रहे हो, आपके प्रति क्या भाव है। तो ये जो चीज है, ये सोशल मीडिया ने उन्हें बिल्कुल नंगा कर दिया है और ये बात लगातार बढ़ रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई ऐसा कानून बनाने की कोशिश करे ताकि जो पैरेलल मीडिया है वो ना चल पाए। अब तीसरी बात आती है घर की। आप याद कीजिए, सबसे पहले मोहन भागवत जी ने कहा था अहंकार, और सफाई अपनी तरफ से जो बातचीत की थी, उनका भाषण अपने पास होगा। उसके बाद बोले थे इंद्रेश कुमार, जो मुस्लिम फ्रंट चलाते हैं आरएसएस का। लेकिन मंत्रिमंडल बनने के बाद संजीव जी बहुत सारी चीजें आप याद करिए, 7 बार के एमपी फग्गन सिंह कुलस्ते ने क्या कहा था कि मुझे राज्य मंत्री बनाया जा रहा था, मैं क्या राज्य मंत्री ही बनता रहूंगा, बयान दिया था उन्होंने। यही चीज कर्नाटक के जो एक दलित एमपी हैं, रमेश सरनेम उनका नहीं मुझे याद आ रहा, वो कई 5 या 7 बार के हैं, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है भाजपा दलित विरोधी है, बीजेपी के एमपी। तो बीजेपी के भीतर भी अब नरेंद्र मोदी पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। देखिए कहां से कहां पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने समकालीन सारे भाजपा नेताओं को बर्फ में लगा दिया है। महाराष्ट्र से शुरू करें तो ये मजबूरी है कि वो नितिन गडकरी को नहीं हटा पाए हैं, और नितिन गडकरी आज भी जब बात करते हैं तो वो उनमें इतनी हिम्मत है, वो कह देते हैं, भले ही संदर्भ क्या हो कि घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। ये बीजेपी में लागू हो रहा है। बीजेपी के जो घोड़े हैं वो किनारे पड़ रहे हैं। अरुण सर, ये एक और चीज जो आती है वो ये है कि कहां से कहां पहुंचे हैं आप। बीजेपी के भीतर जब आप पर बात हो रही है, राज्य में चलिए, आपने वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या दोष था,
क्योंकि आपको शक्ल पसंद नहीं, आपने सबको किनारे करके भजन लाल को लिया, ठीक है। आप गांधी परिवार को चुनौती देते देते उनके भी काका बन गए। गांधी परिवार भी कांग्रेस के उन लोगों में से चुनता था जो सीनियर होते थे। आपको तो जो पसंद आया, मतलब वो तो वही कहावत हो गई कि राजा ने कहा जो पहले आ जाएगा उसको हम अपनी राजपाट सौंप देंगे। तो जो आपको दिखा उठाया आपने, मुख्यमंत्री बना दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? लोकसभा चुनाव में 25 में से 8 हार गए। सबसे बड़ी चीज मध्य प्रदेश ले लें आप, तो अपने आप और हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य चुनाव हारे थे, उनको आपने फिर डिप्टी सीएम बनाया। आप AK शर्मा को जो आपके सचिव रहे थे, उनके जरिए आप मोदी को, योगी की लाइन छोटी करने की कोशिश कर रहे थे। आपने उत्तर प्रदेश में उन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करा दिया है जो योगी को गाली दे रहे थे, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो एक दूसरी पार्टी जो वहीं गोरखपुर में चुनौती दे रहे थे, निषाद पार्टी। सवाल यह है कि भीतर भी अब बात हो रही है, ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश हो मध्य प्रदेश में कोई बोला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप और हम सब जानते हैं कि जब रामनिवास रावत को कांग्रेस के MLA रहते हुए आप मंत्री बना सकते हो, तो वो लोग जो गोपाल भार्गव ने कहा ना 15,000 दिन से MLA हूं मैं, उन्हें मंत्री नहीं बनाया। तो अब इन पर बात होने लगी है। तो ये जो चुनौती अब घर से भी आई है, इसके बाद एक परिदृश्य जो बनता है वो ये बनता है कि जब नरेंद्र मोदी अपराजय थे, लोग उन पर भरोसा करते थे। आज क्या हो रहा है कि आज जब वो ये कहते हैं मैं चुनौती को चुनौती देता हूं, तो लोग हंसते हैं। पार्टी के लोग तो नहीं हंसते, बच्चे हंसते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद का मजाक बना रहे हैं जब वो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। भाई आप जब तीसरी बार आए हो तो आप कहां हो? कहां है मोदी? बीजेपी कहां है? बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, वो NDA है जिसकी बात हमारे साथियों ने की। अब एक कंधे पर आपके नीतीश हैं, दूसरे पर चंद्रबाबू नायडू हैं, और आपका सामान ढोने के लिए चिराग पासवान भी हैं, और वो एकनाथ शिंदे भी हैं। ये बैसाखियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप सबने देखा होगा, थोड़ा बुरा लग सकता है कि कोढ़ियों का एक समूह घूमता था तो 4-5 इकट्ठे जाते थे, गाड़ी खींचता था, एक बर्तन लगाता था, तब वो भीख मांगते थे। अभी भी बहुत पुरानी बात है। ठीक वैसी है इनकी एक बैसाखी कहीं है, लेकिन इनका घमंड कम नहीं हो रहा है। ये लगातार मैं अरे भाई आप हो, आपका इतना बड़ा है, आपको लगता है कि आप घर बैठे सब कुछ कर सकते हो, आप चुनौती की चुनौती हो, आपने 3 करोड़ लखपति बहनें बना दी, तो भैया आपके मुंह में जवान क्यों नहीं है मणिपुर को लेकर के? एक शब्द क्यों नहीं बोले? 122 लोग उत्तर प्रदेश में अभी मरे, वहां जो कुछ हुआ उस पर आपके मुंह में एक शब्द आप क्यों नहीं बोल रहे? जहां मुद्दों पर, जहां देश के भीतर आपका मुंह खोले जाने की जरूरत है, जहां बात करनी है, वहां आप नहीं बोल रहे। तो अब आज के तारीख में नरेंद्र मोदी की स्थिति यह है कि वो चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं, लेकिन दुनिया जानते, उन्हें भी पता है कि उनकी टांगे नहीं है, उनकी बैसाखियां नायडू और नीतीश है। नीतीश की बात पलटू राम कह लो, कुछ भी कह लो, नीतीश कब झुकेंगे और किसके नीचे से निकल के दूसरी तरफ खड़े हो जाएंगे शायद उन्हें भी नहीं पता होगा। तो आज नरेंद्र मोदी चारों तरफ से घिरे हैं, घर के भीतर घिरे हैं, और जो सोशल मीडिया उन्होंने तैयार किया था राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, वो सोशल मीडिया उनके गले में पड़ के नाच रहा है। जहां तक दुनिया भर में उनकी इमेज खराब हो रही है, उनके दोस्तों की हालत खराब है, फिर किस बात का दम? बिल्कुल। साफ है कि आप अब उस पावर में नहीं है, आप चिल्लाते रहिए। और नरेंद्र मोदी समझ सब रहे हैं, उनका चेहरा बता रहा है। इसीलिए वो फिर उन्होंने सदन में जब राहुल गांधी बोले थे हिंदू हिंसा को लेकर के, हिंदुओं को लेकर जो बयान दिया था, उसको वही तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश खुद उनके पास अरुण सर, उनके पास कुछ है नहीं है, हिंदुत्व के अलावा कुछ नहीं बचा, सब कुछ वो सिर्फ एक ही कार्ड है, कुछ भी नहीं है। वो हर जगह जब कोई सवाल आते हैं तो उन सवालों का एक ही जवाब है, हिंदुत्व का। मैं दोबारा लौटूं, अरुण सर आप खत्म कीजिएगा एक लाइन। एक बात मैं कह रहा हूं कि उनको उसी दिन राहुल गांधी ने जवाब दिया था, उसी वक्त टोका था, और पूरी ताकत से टोका था। नरेंद्र मोदी की पहली सदन के भीतर हार वहीं हो गई थी, बाद में वो कुछ भी करे। तो अब आगे होना है, देखिए क्या क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी तो इब्दा है, आगे देखिए होता है क्या। वो जो अभी कह रहे थे दिनेश सर, मैं सर इस अंतिम चरण में एक एक टिप्पणी सभी से चाहूंगा। लालू यादव जी ने बड़ी मार्के की बात कही थी। हमेशा कहा जाता है, कहते हैं कि नहीं चलेगी सरकार, नहीं, और तो डेडलाइन दी, अगस्त डेडलाइन दे दी, और देखिए उसी बिहार से वही लालू यादव
उसी बिहार से आवाज उठने का क्रम शुरू हुआ है। शायद बहुत सारी चीजें, दूरदर्शिता बहुत है राजनीति में, जितनी परिपक्वता वाला मामला, लालू यादव जितने तपे मजे नेता है, तो एक तो लालू यादव जी ने जो कहा कि बहुत दूर नहीं है अगस्त, और दूसरा जो मोदी जी का स्वभाव है, जैसा मैंने कहा कि 3 बार वो जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे तो पूरी की पूरी फुल मेजॉरिटी मोदी 1 मोदी 2 देश की जो पूरा जो उन्होंने चलाया उसमें पूरी तरीके से 282 303। अभी जो स्थिति है, तो क्या एक तो लालू जी की टिप्पणी और दूसरा क्या देश मध्यावधि देखने वाला है, ऐसी कुछ संभावना है? क्योंकि ये तो हम नहीं खेलेंगे, हम तो खेल बिगाड़ेंगे टाइप की भी इनकी स्थिति होती है। दिनेश जी आपसे शुरू करूंगा, आप शुरू करेंगे तो एक एक बार मैं सभी से। दिनेश जी। देखिए, निश्चित तौर पे दिनेश जी से शुरुआत की थी। दिनेश जी शायद क्या फ्रीज हो गए? दिनेश जी हैं? दिनेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? दिनेश जी हैं। दिनेश जी आवाज पहुंच रही है? आप कुछ, मुझे लगता है शायद कुछ फ्रीज हुआ आपका वीडियो, फ्रीज हुआ है, वीडियो फ्रीज हुआ है, वीडियो फ्रीज। आप करिए। अभी ठीक है, अभी ठीक है, एक बार पूछ के देखिए दिनेश जी शायद। दिनेश जी आवाज पहुंच, चलिए आप शुरू कर दीजिए, दिनेश जी से टिप्पणी ले लूंगा। दिनेश जी आवाज पहुंच रही है मेरी? जब तक ठीक होता है जी। हाँ, तो दिनेश जी से मैं, दिनेश जी से शुरुआत करूं जी। दिनेश, तो ये जो चर्चा हमारी चल रही थी सर, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोदी जी की सोच क्या है। नहीं, मेरा सवाल आप सुन पाए थे? नहीं सुन पाए? मेरा सवाल सुन पाए थे? मैंने जो सवाल किया नहीं सुन पाए आप? शायद नहीं सुन पाए आपका सवाल। मैंने दो चीजें हाँ लालू, यस लालू जी वाला, इनका स्वभाव, और तीसरा जो है क्या मध्यावधि संभावना है, बस तीनों जी। प्लीज ये मसला वही आकर फिर से घूम फिर के वही हम स्क्वायर वन पर आते हैं कि इनका जो कुछ भी है दैट इज सूडो, एंड सूडो मीन्स सूडो नेशनलिज्म, सूडो हिंदुत्व एंड सूडो फ्रेंडशिप। ये आगे देखिए, अभी हम हाथरस की बात कर रहे हैं, ये ताजा एक्सपीरियंस है। मणिपुर में 221 लोग मर गए। अबाउट 400 रिलीजियस स्ट्रक्चर वर वेंडलाइज्ड। जी, मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। आज रशिया जाकर ये जरूर कह देते हैं कि इट इज पेनफुल कि वहां बम्बार्डमेंट हुआ उस हॉस्पिटल पर जहां बच्चे थे। जेलेंस्की ने कितना कंडेम किया उस चीज को। ये सिर्फ सूडो हिंदुत्व की बात करते हैं। जिस मंदिर में प्रतिमा लगाई है राम मंदिर में, उस मंदिर का हालात क्या है वो आपके सामने है। उस शहर को जिसको ब्यूटीफाई करने की बात करते हैं, उसकी हालत क्या है वो आपके सामने है। और इनके साथ जो लोग चले, और ये जो लालू जी ने कह दिया कि अगस्त नहीं निकलेगा इनसे, इन लालू जी का एनालिसिस में हमें कोई शंका और वो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बैसाखियों के सहारे हैं जो कभी भी खिसक सकती हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही इस तरह का रहा है। तो इसलिए कुल मिलाकर ये एक शॉर्टकट में यही है कि मोदी जी अब वो नहीं कर सकेंगे जो ये मनमानी करते रहे। बिल्कुल दिनेश सर। जी दिनेश सर, आपकी टिप्पणी। दिनेश, विनय सर माफी चाहूंगा। विनय सर अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा। संजय जी, पहले भी जैसे बात हो रही थी, वो यही बात होती है कि राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप जो जमीन पर जो धड़कनें हैं या लोग क्या चाहते हैं, और उन लोग जो अलग अलग समूह हैं उनकी जो ख्वाहिशें हैं, उनके बीच के जो गैप है वो पुल कैसे तैयार करते हैं। तो ये लालू जी जब पहले दोनों पार्टियां साथ में आई थी, उसके पहले तक कोई नहीं ये जानता था कि ये दो पार्टियां साथ आ सकती हैं। तो इस लिहाज से लालू यादव जो जमीनी हकीकत है उसको बहुत अच्छी तरह से पहचानते। वो नीतीश कुमार से काफी लंबे अरसे तक जुड़े रहे, तो उन्हें पता है कि नीतीश कुमार किस चीज के लिए क्या कर सकते। तो वो जाहिर करे ना करे, दोनों लंबे अरसे तक साथ रहे, तो वो इस लिहाज से उनका जो आकलन है वो ये है कि नीतीश कुमार ये जो मुद्दा है बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का या विशेष राज्य का, उस मुद्दे पे शायद उनको ये सहूलियत हो कि सरकार से समर्थन वापस ले।
लेकिन ये काम नीतीश जी तभी करेंगे जब उनके आकलन में सरकार गिर जाने की बिल्कुल शायद, हाँ शायद इसीलिए लालू यादव जी कह रहे हैं कि अगस्त सरकार नहीं पार कर पाएगी, वो इसीलिए कि शायद तब तक वो होमवर्क हो पाएगा और लोग समझा पाएंगे कि सरकार गिरने के बाद जो स्थिति आएगी वो ज्यादा बेहतर होगी। और इसके लिए नीतीश जी से कहीं ज्यादा चंद्रबाबू नायडू से जो नेगोशिएशन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इन दोनों बगैर दोनों के साथ गए सरकार नहीं गिरेगी। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरुण सर। वो एक फिल्म थी, शायद मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें वो कहता है, वो नायक है, कि मुझे पता था कि ये कहाँ आकर टूटेगा। वैसे ही कुछ अंदाज है दिनेश के, लालू जी को मालूम है कि ये कहाँ आकर टूट जाएगा। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज संजीव जी ये है कि नरेंद्र मोदी को जब आप गुजरात से देखना शुरू करें, तो जब वो सत्ता में पहुंचे, मुख्यमंत्री बनाए गए, तब अटल जी इस पक्ष में नहीं थे। बाद में दंगों के दौरान जो उनकी सरकार की भूमिका रही, तब अटल जी ने कहा भी था, लालकृष्ण आडवाणी जी ने अगर नहीं बचाया होता तो वो तभी आज ये स्थिति नहीं होती। और उसका राजधर्म का पालन हो जाता था। और उसका खामियाजा आडवाणी जी नहीं भुगता, अटल जी ने नहीं भुगता। वो तो जो जी सबसे बड़ी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी को कोई दखल बर्दाश्त नहीं है। जब वो गुजरात से आए थे तो गुजरात को उन्होंने अपना बिल्कुल अपनी जेब की पार्टी, जितने सीनियर्स थे उनकी बजाय किसको मुख्यमंत्री बनाया? पहले आनंदीबेन पटेल को, फिर जो विजय रूपाणी आए, और विजय रूपाणी के बाद तो वो भूपेंद्र पटेल जो बिल्कुल फर्स्ट टाइमर थे, और सबको हटा के घर बैठा दिया। तो ये मनमानी चल गई गुजरात में। यहां भी आके उन्होंने यही किया है। यहाँ उन्होंने बार बार नाम लेते हैं, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, राजीव प्रसाद रूडी हो, अपने क्या नाम, महाराष्ट्र जावड़ेकर हो, ऐसे तमाम लोग, उनको आपने बीजेपी के भीतर जो मजबूत लोग थे, आज अपने श्रीमान राजनाथ सिंह कैबिनेट में हैं, ठीक, गडकरी जी भी हैं, लेकिन इनकी हालत क्या है? तो मोदी जी का दुख है कि वो इनको बाहर नहीं कर पाए। और वो लाए किसको? वो उन अफसरों को लाए जो जीवन भर हवा के साथ बहते रहे, जो देखा यस सर, राइट सर, ओके सर, थैंक यू सर, वो सुनने की आदत नरेंद्र मोदी को है। जयशंकर, निर्मला सीतारमन, अश्विनी वैष्णव, क्या नाम, हरदीप पुरी, अर्जुन मेघवाल, ऐसे कुल मिला के देखा जाए तो 1 दर्जन ऐसे लोग हैं मंत्रिमंडल में जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उसमें बोलने वाला कौन है? कभी अगर बोलेंगे तो अमित शाह बोलेंगे, वो भी मैंडेट लेके बोलेंगे। क्या राजनाथ बोल पाएंगे? क्या नड्डा बोल पाएंगे? क्या गडकरी बोल पाएंगे? क्या शिवराज बोल पाएंगे? बाकियों को तो बात छोड़ दीजिए। तो अब नरेंद्र मोदी के सामने समस्या ये है कि जब उन पर हमला सीधे सीधे होगा, और आप ये देख लीजिए पिछले दिनों संसद के भीतर सत्ता पक्ष स्ट्रेटजी बेंचेस की हालत क्या थी। सामने से हमला था, कोई खड़ा नहीं हो रहा था नरेंद्र मोदी के पीछे, सब मुंह सुजाए बैठे हुए थे। तो जब जो बात लालू जी ने करी, लालू जी बहुत बड़े बाजीगर है, वो बहुत चीजों को समझते हैं। क्योंकि जब कई बार होता है कि जब चिकोटी काटेंगे, सारे सब खेल खेलेंगे, तो मोदी उत्तेजित होंगे, और मोदी उत्तेजित होंगे तो मोदी क्या करेंगे ये तो मोदी को भी नहीं मालूम है। क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है। कहावत में कहा जाता है कि अगर आप किसी को उचका दो, सांड को उचका दो, तो फिर वो सामने नहीं देखता है, उचकाने वाला तो पीछे होता है। तो नरेंद्र मोदी भी वही करने वाले हैं। अभी बहुत सारी चीजों में चुनौती आएगी। आप मणिपुर पे नहीं बोले हैं, अब सदन के भीतर 22 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र, रोज जो हालत होगी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो। लालू जी बैठ के दूर से देख रहे हैं, और वो सच है, बहुत बड़ा मजा आने वाला है। भाग सकते हैं क्योंकि अब उनकी मनमानी पार्टी के भीतर भी नहीं चलेगी। इसके बाद संघ उनको अब वो फ्री हैंड नहीं देगा जो अभी तक था। अब उनकी वो पावर खत्म हो गई है। 303 से 303 से सीधे 240 पर आए हैं। और वो भी जो पहले दिनेश जी ने जो आंकड़ा दिया था कि कैसे जीते हैं, कितनी सीटें कितने अंतर से हैं, ईमानदारी से अगर केंचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग, अगर उसने बेशर्मी नहीं दिखाई होती तो आज संसद का हाल दूसरा होता। वो अफसर
आईएएस अफसर जिन्होंने पूरी जिंदगी कमाया वो किस बात को डरते हैं? भगवान उनसे सवाल कभी पूछेगा, क्योंकि भारत की व्यवस्था ऐसी है कि हम कहते हैं ईश्वर को जवाब देना है। अगर वो अपना सही ढंग से काम कर रहे होते तो मोदी 2 पे काम हो जाता, लेकिन मोदी 3 में इनको इतना परेशान करेंगे, इतना तंग करेंगे, ये रणनीति विपक्ष की है और उसका इनके साथ इनकी पार्टी नहीं होगी, ये हम पिछले सत्र में देख चुके हैं और आगे आने वाले में देखेंगे। तो मोदी फिर उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी। वो उकसाने वाली कार्रवाइयां शुरू हो गई और उनका स्वभाव नहीं है बर्दाश्त करने का। और दूसरी चीज ये भी है, देखिए आपने जो कहा, संसदीय दल की बैठक नहीं हुई है, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल ने अपना नेता नहीं चुना है, एनडीए ने चुन लिया है। तो वो दिख रहा है सब चीजें कि कहाँ क्या भय है, क्या डर है कि यदि हमने वो आंतरिक जो हमारा लोकतंत्र का हम दावा करते हैं, बात करते हैं, वहां यदि आप बात उड़ गई और अब सब बाहर आने लगी है, बातें बाहर आनी, जो अभी कहा हमारे साथी कह रहे थे कि अब कहीं से निकल रही है हर चीज। संजीव जी, पूरी तरह से कांग्रेसीकरण हो गया है बीजेपी का, पूरी तरह से। जितने आरोप नरेंद्र मोदी गांधी परिवार पे लगाते थे वो सारे काम खुद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक अच्छी चर्चा, एक शानदार चर्चा के लिए अरुण जी आपका, दिनेश जी आपका, विनय सर आपका और हमारे पूर्व के जो पैनलिस्ट जुड़े थे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये थी हमारी आज की चर्चा। इसमें निकलता यही है कि भले ही दिखाया जाए कि हम बहुत सशक्त हैं, बहुत ताकतवर हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। इस बार खोखली स्थिति में है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे मोदी जी हो, और टिकी बैसाखियों पर ये सरकार। ये बैसाखियां कब हट जाएंगी और कब ये सरकार मुश्किल में आ जाएगी, कोई भरोसा नहीं है और किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। यही संभावनाएं अभी जो हालात बन रहे हैं उसमें दिखलाई पड़ रही है। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा आग्रह, अनुरोध कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो जो चर्चा है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये जरूर बताइए कि चर्चा आपको कैसी लगी, हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके विचार कैसे लगे। प्यार बनाए रखिए, स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।